ओके स्टूडेंट्स, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.17। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड दिस ऑल्टर a1 क्रॉस a2। यानी कि आपके पास क्या है कि एक वेक्टर a1 है, दूसरा वेक्टर आपके पास a2 है, और उन दोनों वेक्टर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो फिर a1 क्रॉस a2 यानी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम लोगों ने बताना है। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वेक्टर a1 जो है उसको अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह करके होगा a1x i कंपोनेंट प्लस a1y j कंपोनेंट प्लस a1z k कंपोनेंट। इसी तरह a2 वेक्टर को अगर हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लें तो हम उसको इस तरह करके लिख लेंगे उनके यूनिट वेक्टर्स के साथ। ठीक हो गया। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि आपके पास a1 क्रॉस a2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास एक तरह से तो इसके इक्वल होगा a1 a2 साइन थीटा के इक्वल, और दूसरी तरह आपके पास ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म भी होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी कि आपके पास जो a क्रॉस b होता है दैट इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और उसके साथ साथ आपके पास a1 a क्रॉस b जो होता है वो उस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें अगर हमारे पास, तो आपके पास a1 क्रॉस a2 क्या हो जाएगा, ऊपर आप लिखेंगे तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको, नीचे आपके पास a1x, फिर आपके पास a1y, फिर a1z। उसके बाद अगर आप क्या करें कि इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे इसी तरह करके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, इसको आप कह दें कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 है। अब आप क्या करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो साथ में माइनस का साइन आ जाता है। तो अब हमने क्या किया कि a1 प्राइम कह दिया इसको, और इसको a2 प्राइम कर दिया है, और सब कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शंस हैं उनको रिवर्स कर दिया है। सब कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को रिवर्स करने के बाद दोबारा हम लोगों ने a1 प्राइम मल्टीप्लाई बाई a2 प्राइम को उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को वो हम लोगों ने लिख लिया है। और अब कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पे तो प्लस का साइन था, ऑब्वियसली डायरेक्शन वही थी। अब डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो सब कंपोनेंट्स के साथ क्या है, वाई का साइन है। अब अगर आपको मैट्रिक्स का अलजबरा याद हो तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी रो में से माइनस या प्लस या किसी भी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। तो से अगर हमारे पास ये वाली रो है और इसमें से हम लोगों ने -1 को कॉमन ले लिया, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे जितने माइनस थे वो सब क्या आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये नीचे वाली रो की, और इस रो में से भी अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ से भी सारे जितने भी माइनस थे वो रिमूव हो जाएंगे। अब आपको ये पता है कि जब मैं -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा। तो अब आपके पास दोबारा जो है वो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, उसको आप मेंशन करें या ना करें वो इक्वल है, और बाकी चीज़ आपके पास इसी फॉर्म में आ गई है। सो अगर आप 1 को देखें, इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को देखें तो आपके पास एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके पास a1 क्रॉस a2 इज़ इक्वल टू a1 प्राइम क्रॉस a2 प्राइम। तो यही बात है कि आप लोगों ने अगर इन वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो इनकी जो भी फॉर्म थी उसके ऊपर, या इनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट था उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है दोनों केसेस में। जब आपके पास डायरेक्शन सेम थी तब भी आपके पास डिटर्मिनेंट की यही वैल्यू आई है, जब आपने डायरेक्शंस को रिवर्स कर दिया है तो भी आपके पास डिटर्मिनेंट या क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू वही आई है। सो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं a1 और a2, आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में आपके पास 0 आ रहा है। तो ये किस तरह पॉसिबल है? कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई a1 के बारे में और a2 के बारे में, सिंपली हमसे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें आपके पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ है आपके पास कि अगर आप लिखें क्रॉस प्रोडक्ट को तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो लानी है। इस चीज़ के लाने के लिए यहाँ पे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए राइट साइड पे। तो हम देख लेते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इस तरह होता है, a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू a1 a2 साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया, और साथ में इसका यूनिट वेक्टर जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो सिंपली हमें ये पता है।
अब हमने देखना है कि ये जो हमारी राइट साइड है ये ज़ीरो कब कब हो सकती है, वो डिफरेंट कंडीशंस हमने बतानी है जब ये वाली साइड हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमारे पास A1 ज़ीरो हो जाता है या A2 ज़ीरो हो जाता है, यानी कि A1 और A2 अगर हमारे पास नल वेक्टर्स होंगे, जब वो नल वेक्टर्स होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, तो हमारे पास ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो फर्स्ट आपके पास ये केस है कि अगर A1 और A2 जो है वो नल वेक्टर हैं, तो दैट्स मीन कि आपके पास A1 क्रॉस A2 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि आप थीटा की डिपेंडेंस को देखेंगे कि थीटा को आप किस तरह चेंज करें कि ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो हमें ये पता है कि अगर आपके पास थीटा ज़ीरो हो तो साइन ऑफ ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक हो गया, साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कॉज ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो इस केस में आपके पास क्या है कि जब थीटा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, साइन ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो आप ये कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स यानी कि A1 और A2 आपस में पैरेलल होंगे तो उस वक्त आपके पास राइट साइड पे ज़ीरो आ जाएगा या उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड केस है दैट इज़ कि अगर आपके पास थीटा 180 डिग्री हो, अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री हो तो भी साइन ऑफ 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। जब आपके पास साइन ऑफ 180 यहाँ पे ज़ीरो डिग्री हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो उस वक्त आपके पास ये जो राइट साइड है ये सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो आप ये कह सकते हैं कि जब दोनों वेक्टर्स यानी कि A1 और A2 आपस में एंटी पैरेलल हैं तो उस वक्त आपके पास क्या हो जाएगा कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है और उनको कहा गया कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कौन सी जो कह लें कि स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है, और उसके साथ में रीज़न भी बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नीदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दैट्स मीन कि वो मूव नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही। ठीक हो गया, तो ये चीज़ तो गलत है क्योंकि हमें पता है ये स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो या तो वो रेस्ट पे होती है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। सो मूव कर रही है तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि कोई बॉडी अगर मूव नहीं कर रही तो दैट्स मीन कि वो इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो दैट्स मीन कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। उसके बाद नॉर रोटेटिंग की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट भी कर रही है, यानी कि अगर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो है और हमें यही पता है कि आपके पास जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तब तक आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है तब भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है कि अगर आपके पास एक बॉडी इक्विलिब्रियम है तो दैट्स मीन कि ना वो तो वो मूव कर सकती है ना रोटेट कर सकती है। सो ऐसा नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इफ़ कोप्लेनर फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन देन द बॉडी इज सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, आपके पास ये चीज़ है कि अगर आपके पास एक कोप्लेनर फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं और वो जो बॉडी है उसकी जो फोर्सेस हैं उनका सारा जो आप कह लें कि वेक्टर्स हैं, फोर्सेस क्या है, वेक्टर है ना, उनका वेक्टर अगर क्लोज पॉलीगन बना रहा है तो दैट्स मीन कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में 2.15 में ये देखा था कि अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन में आपके पास वेक्टर रेंज हो तो आपके पास वेक्टर सम ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब आपके पास फोर्सेस के वेक्टर क्लोज पॉलीगन फॉर्म में होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे फोर्सेस का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा तो आपको पता है कि आपके पास पहली कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो बॉडी होगी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी क्योंकि सम ऑफ ऑल द कोप्लेनर फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन है तो ऑब्वियसली वही केस होगा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो इसमें क्या है कि अ पिक्चर इज सपोज्ड सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, शो बाय डायग्राम configuration of the strings for which the tension in the string will be minimum। ठीक है, आपसे कहा गया कि आपके पास एक वॉल है, उसके साथ एक पिक्चर हैंग करना चाहते हैं आप। ठीक हो गया, और आपने दो स्ट्रिंग्स के ज़रिए उसको हैंग करना है और डायग्राम से शो करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब आपके पास कह लें कि जो टेंशन होगी स्ट्रिंग्स में वो कम से कम होगी। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। आपके पास क्या है कि सबसे पहले
हम एक कह लें कि फ़िगर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अगर एक फ़िगर बना ली तो उसमें हमारे पास क्या है कि एक आपके पास से ये आपके पास पिक्चर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने वॉल के साथ इस तरह करके हैंग कर दिया कि यहाँ पे से अगर आप लोगों ने एक कह लें कि लगा लिया है कील, और उसके साथ आप लोगों ने इस पिक्चर को हैंग कर लिया है, तो अब यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों में टेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि आप लोगों ने इसको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। सो टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में टी होगी और जो वेट होगा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आप लोगों ने बताना ये है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपके पास टेंशन जो है वो मिनिमम होगी। ठीक हो गया। टेंशन के मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है, कि कब आपकी पिक्चर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगी और टेंशन जो है दोनों स्ट्रिंग्स में वो कम से कम होगी। अगर इस चीज़ को हम माइंड में रखें तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेंशन है ये फोर्स है, क्यों ये तो हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो सम ऑफ फोर्सेस होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और जो हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस होगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, उनको इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ये पिक्चर है उसको तो स्टेशनरी होना चाहिए, उसको तो रेस्ट पे होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ कॉस थीटा, जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ साइन थीटा। सो आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, और वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अगर हम सबसे पहले क्या कहें कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो सम ऑफ फोर्सेस है इन वाई डायरेक्शन वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो वो कब होगा। अब आप देखें कि वाई एक्सिस में इसकी तीन फोर्सेस हैं, एक फोर्स टी साइन थीटा की और दूसरी फोर्स भी टी साइन थीटा की और तीसरी फोर्स वेट की डाउनवर्ड। ये सारी आपके पास क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ना, ठीक है। आपको ये पता है कि ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपके पास ये दो फोर्सेस हैं, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बात करें तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपके पास दो ये फोर्सेस हैं और आपके पास तीसरी ये फोर्स है। सो हम क्या करते हैं कि इनका सम करते हैं। आपके पास टी साइन थीटा और टी साइन थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो इनको इसी तरह लिखेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब आपके पास फोर्सेस जो होती हैं वो जो सेम डायरेक्शन में होती हैं वो प्लस के साथ आती हैं या लेफ्ट साइड पे आ जाती हैं, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती है वो राइट साइड पे आ जाती है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड हैं, ये फोर्स आपके पास डाउनवर्ड है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है कि टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेट की फोर्स विच इज़ डाउनवर्ड। अब आप लोगों ने क्या कर लिया है कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लिया, दैट इज़ टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या है, टी को इस साइड पे रखा है और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है कि आपके पास जब डिपेंडेंस कुछ इस तरह की है कि टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा था यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में। सो आपके पास टेंशन जो होगी वो मिनिमम तब होगी जब आपके पास साइन थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टेंशन मिनिमम होगी, और आप लोगों ने मिनिमम टेंशन बतानी है। और आपके पास सब साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस वक्त टेंशन क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो साइन थीटा आपके पास मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास साइन थीटा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन थीटा वाले फंक्शंस होते हैं वो 0 से लेके 1 तक जाते हैं, इससे ज़्यादा उनकी वैल्यूज़ नहीं आ सकती होती। सो मैक्सिमम आपके पास साइन थीटा तभी होगा जब आपके पास साइन थीटा 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे साइन आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 90 के इक्वल। सो अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा तो उस वक्त आपके पास टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो एंगल 90 डिग्री का इसी तरह होगा कि अगर आप स्ट्रिंग को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो हैंग करें। सो यहाँ से आप लोगों के पास सिंपली क्या हो गया, साइन ऑफ 90 0 हो गया है, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। अब आपके पास क्या है कि ये जो वेट की फोर्स है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी है, और आपकी जो टेंशन जो स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि आपके पास अगर कोई फोर्स है वो आप लगा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, और आप उस बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं, तो कैसा हो सकता है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ या यहाँ से मैं इसको ऊपर खींचूँ तो ये रोटेट कभी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो वेट की फोर्स है, वो पास कर रही है पिवट पॉइंट से।
ये आपके पास पिवट पॉइंट है। आप लोगों ने कहा था कि फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही हो वो पॉइंट और जो आपका पिवट पॉइंट है उसका डायरेक्शन आप अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा, मोमेंट आर्म के इक्वल होगा, तब आपके पास टार्क होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली उसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप इसको क्या कह रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहे हैं और वही उसी सेंटर के अक्रॉस आप लोगों ने अगर उस बॉडी को रोटेट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उस फोर्स वाले पॉइंट से लेके पिवट पॉइंट तक। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे सिंपली उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है।